हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे झारखंड का नामकरण। जैसा कि हम लोग मानचित्र में देख पा रहे हैं कि ये झारखंड, जिसे हम लोग आज झारखंड कहते हैं, क्या अतीत में इसे झारखंड ही कहा जाता था या कोई और नाम से इसे पुकारा जाता था? क्योंकि जब हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो इसका कहीं भी बहुत जगह झारखंड का उल्लेख नहीं मिलता है। तो क्या उस समय इसे किसी दूसरा नाम से जाना जाता था? उन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। झारखंड शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों के मिलने से हुई है। झार और फिर झाड़, इसका मतलब होता है वन, मतलब जंगल, और खंड मतलब झाड़ और खंड मिलकर झारखंड बना है। यहाँ क्योंकि झाड़ी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जंगल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और बीच में खंड है, बीच में जंगल के बीच में जगह गांव है, शहर है, इसलिए इसका नाम झारखंड रखा गया। अब देखते हैं। इस प्रकार झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश, मतलब जंगल का प्रदेश। वर्तमान में जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है, उससे अतीत के विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से जाना जाता था। आज हम लोग जिसे झारखंड के नाम से जानते हैं, उसे अतीत में विभिन्न नाम से जाना जाता था, मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो क्या नाम से जाना था, देखते हैं। इस क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। सबसे पहले इस क्षेत्र का, जो झारखंड क्षेत्र है ये, इसका उल्लेख सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ये झारखंड क्षेत्र का उल्लेख सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है? और वेद पढ़े हैं तो ये वेद में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का ही एक भाग है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऋग्वेद का एक भाग है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसी में सबसे पहले इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, किसमें? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद ऋग्वेद का ही भाग है ये, ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण। तो इस इसमें ही सबसे पहले इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। तो इस क्षेत्र का उस समय क्या नाम से जाना जाता था ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण में? तो इस क्षेत्र का उल्लेख पुंड पुंड या पुंड्र के नाम से किया गया है, यानी इस क्षेत्र का उल्लेख उसमें पुंड या पुंड्र कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। पुंड या पुंड्र। आगे देखते हैं। इस क्षेत्र को वायु पुराण, यानी पुराण जैसे 18 पुराण है, उस पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें वायु पुराण है, एक वायु पुराण में इसको मुरंड कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। वायु पुराण, वायु में मुरंड। विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु का मुंड, विष्णु भगवान का मुंड, मुरंड, यानी वायु में मुरंड, वायु मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड। तब भागवत पुराण में किकिट प्रदेश कहा गया है। भागवत पुराण में, भागवत पुराण है उसमें किकिट प्रदेश इसे कहा गया है। इस क्षेत्र को किकिट प्रदेश किया गया है, यानी उस समय किकिट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। महाभारत के दिग्विजय पर्व है, महाभारत का एक दिग्विजय पर्व है, महाभारत का एक भाग है दिग्विजय पर्व। दिग्विजय पर्व में से पुंडरीक प्रदेश कहा गया है, इसको, इस क्षेत्र को पुंडरीक प्रदेश कहा गया है। महाभारत में इस क्षेत्र के लिए एक और नाम पशुभूमि मिलता है। महाभारत में इस क्षेत्र को एक और नया नाम मिलता है, पशुभूमि के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में से पशुभूमि के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को मुरुंड देश कहा गया है। समुद्रगुप्त की एक प्रयास प्रशस्ति है, उसमें से मुरुंड देश कहा गया है, मुरुंड। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इस क्षेत्र को कलिंद देश कहा गया। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इस क्षेत्र को कलिंद देश कहा गया है। संस्कृत साहित्य है उसमें इसको कलिंद देश कहा गया है। आगे देखते हैं। देखिए ये भारत है, तो भारत में यहाँ देखिए झारखंड का स्थिति क्या है। तो झारखंड, ये झारखंड है जो ब्लू लाइन से दर्शाया गया है, ये झारखंड है। झारखंड यहाँ देख रहे हैं कि जब पूरब की ओर है, तो इधर उत्तर है, उत्तर में बिहार के बाद झारखंड आता है, पूरब में पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड आता है। इसको उत्तर पूर्व में एक तरफ बोल सकते हैं कि झारखंड के उत्तर पूर्व तरफ
स्थित है झारखंड। ये झारखंड का स्थिति है। इसी क्षेत्र को विभिन्न नामों से विभिन्न समय में जाना गया है, उसी का आज हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 13वीं सदी में ईस्वी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। 13वीं सदी का एक ताम्रपत्र है, उसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले झारखंड शब्द का उल्लेख कहाँ मिला है? 13वीं सदी, 1300 ईस्वी, अब 1200 ईस्वी जब प्रारंभ था तो 13वीं सदी कहा जाता है इसको। तो 13वीं सदी में सबसे पहले झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र को सबसे पहले झारखंड पूछा जाता है प्रश्न कि इस क्षेत्र को सबसे पहले झारखंड कहाँ उल्लेख मिलता है झारखंड नाम से, तो 13वीं सदी में मिलता है। 13वीं सदी में सबसे पहले किसमें? 13वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। झारखंड शब्द का उल्लेख 13वीं सदी में मिलता है। उसके बाद फिर कहाँ मिला है? झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है। झारखंड का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण क्या है? 13वीं सदी का ताम्रपत्र। ताम्रपत्र है वो सबसे पहला इसमें झारखंड शब्द मिला है, और सबसे पुराना प्रमाण है जिसमें झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने सामान्यतः इसी क्षेत्र का उल्लेख झारखंड के नाम से किया है। मध्यकाल में जब मुस्लिम शासक भारत में आए तो भी उस समय भी इस क्षेत्र को झारखंड के रूप में उस सभी नामकरण किया। झारखंड ही सब बोला जाता था, बोलता था ये सब मुस्लिम शासक सब भी। झारखंड नाम का प्रयोग शम्स ए सिराज अफीफ तारीख ए फिरोशाही में, यानी तारीख ए फिरोशाही लिखा गया है, उसमें सलीमुल्लाह तारिक ए बांग्ला, गुलाम हुसैन खां, सियार उल मुख्तरीन आदि ने किया है। झारखंड का प्रयोग तारिक ए फिरोशाही में हुआ है, तारिक ए बांग्ला में और सियार उल मुतखरीन, इस सब में झारखंड शब्द का ही उल्लेख किया गया। ये सब मुस्लिम शासक का जीवनी है। ये तारिक ए फिरोशाही क्या है? ये फिरोज शाह तुगलक का जीवनी है। तारिक ए बांग्ला वो भी एक जीवनी ही है। सियार उल मुतखरीन ये भी जीवनी है। इस सब में भी क्या झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं भक्ति काल है, जब भक्ति काल का प्रारंभ हुआ, उसमें इसका क्या उल्लेख किया गया इस क्षेत्र को। तो भक्तिकालीन कवियों कबीर एवं जायसी ने झारखंड का अपनी रचनाओं में नाम उल्लेख किया है। यानी कबीर और जायसी प्रमुख रचनाकार थे, कवि हैं जो, वो सभी इस क्षेत्र को झारखंड के नाम से ही उल्लेख किया है। यानी झारखंड ही लिखा है इस शब्द के लिए, इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द ही लिखे हैं। कौन? कबीर और जायसी। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर, पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। झारखंड में मुख्य रूप से छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना के वन क्षेत्र शामिल है। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर देखिए, छोटा नागपुर देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो देख रहे हैं हम लोग छोटा नागपुर है। और संथाल परगना कौन से? संथाल परगना इधर पूरब साइड, ये सब संथाल परगना है। ये सब वन क्षेत्र शामिल है छोटा नागपुर में। वर्तमान का झारखंड पहले के छोटा नागपुर संथाल परगना का एक पर्यायवाची है। और देखिए वर्तमान जो झारखंड बोलते हैं, तो पहले क्या था? ये छोटा नागपुर का ही पर्यायवाची है, मतलब छोटा नागपुर के नाम से भी इसे जाना जाता था इस क्षेत्र को। इन दोनों क्षेत्रों के पुराने नए नामों का परिचय इस प्रकार है। इस दोनों क्षेत्र का पुराना नया नाम का परिचय इस प्रकार है, तो देखते हैं आगे। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे क्या है? बड़ा भाग है। यह झारखंड के लगभग 80% भाग में फैला हुआ है। छोटा नागपुर क्या है? झारखंड के 80% भाग में फैला हुआ है। यानी छोटा नागपुर का भाग कौन सा है? ये देखिए, ये सब जो भाग देख रहे हैं हम लोग, इधर पलामू को छोड़कर इधर, ये सब पूरा छोटा नागपुर का ही भाग है, देखिए। देखिए देखते हैं हम लोग यहाँ, देखिए ये पूरा, ये देखिए ये पूरा छोटा नागपुर है, जो हम रेड कलर से अभी अंडरलाइन किए, ये छोटा नागपुर का भाग है। तो ये देखिए अधिकतर भाग 80% का कवर यही छोटा नागपुर ही किया है। इधर पश्चिम तरफ पलामू, पूर्व तरफ संथाल परगना, इधर सिंहभूम क्षेत्र को छोड़ के बाद बाकी 80% जो भाग है वो छोटा नागपुर ही कवर किया है। बोलते छोटा नागपुर झारखंड का समानार्थी कहा जा सकता है। छोटा नागपुर झारखंड का समानार्थी कहा जाता है, मतलब एक दूसरा नाम छोटा नागपुर का है चाहे झारखंड के हैं, एक दूसरा नाम समानार्थी, सेम अर्थ वाला नाम है दोनों। संभवतः छोटा नागपुर कहने से झारखंड का
और झारखंड कहने से छोटा नागपुर का बोध होता है। यानी पहले कहीं भी हम इतिहास पढ़ेंगे और कहीं छोटा नागपुर लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब समझेंगे इस क्षेत्र का उल्लेख किया जा रहा है, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया जा रहा है। कहीं झारखंड लिखा हुआ मिलता है तो उसमें छोटा नागपुर क्षेत्र का ही उल्लेख किया गया है। एक के दूसरा का समानार्थी शब्द है छोटा नागपुर और झारखंड। आगे देखते हैं, चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा वृतांत फोकोक्वी, यानी चीनी यात्री एक फाहियान आया था भारत, वह अपना यात्रा वृतांत लिखा है, उसका नाम है फोकोक्वी, यात्रा वृतांत का नाम है फोकोक्वी। इसमें छोटा नागपुर पठार के कुकुड़ लाड कहा है। उसमें ये छोटा नागपुर का जो पठार है उसको कुकुड़ लाड नाम दिया, कुकुड़ लाड। फाहियान कुकुड़ लाड का है, कुकुड़ लाड। फाहियान क्या है, फाहियान इस क्षेत्र को कुकुड़ लाड नाम दिया है। अरे, एक दूसरे चीनी यात्री, दूसरा चीनी यात्री हेनसांग अपनी यात्रा वृत्तांत में सीयू की यात्रा, हेनसांग का यात्रा वृत्तांत क्या था, हेनसांग का सीयू की था। उसमें छोटा नागपुर पठार को किला नासू का लाना कहा है। हेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी में इसे किलो नासू का लाना नाम दिया है। मतलब इसका अर्थ होता है कर्ण सुवर्ण, इसका अर्थ होता है कर्ण सुवर्ण नाम दिया है इस क्षेत्र को। मध्यकाल में रांची क्षेत्र को कोकरा खोखरा के नाम से जाना जाता था। जो रांची है, देखिए ये रांची देख रहे हैं हम लोग, ये रांची का क्षेत्र जो है ये रांची है, इसको, ये रांची जो, ये रांची का क्षेत्र, इसको मध्यकाल में कोकरा खोखरा कहा गया है। इस भाग को कोकरा या खोखरा कहा गया है। देखिए इसको, इस भाग को कोकरा या खोखरा कहा गया है मध्यकाल में। आगे देखते हैं, यही क्षेत्र धीरे धीरे चुटिया नागपुर, चूटा नागपुर या सामान्यतः छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा, जो अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र का परिचायक था। यही क्षेत्र धीरे धीरे, मतलब जो ये रांची का क्षेत्र है, यही धीरे धीरे बाद में तो नाम चेंज हो गया। पहले चुटिया नागपुर के नाम से जाना जाता था ये, बाद में चूटा नागपुर, इसको चूटा नागपुर से नाम था परिवर्तन कर दिया, चूटा नागपुर, समानतः छोटा नागपुर, उसके बाद इसको छोटा नागपुर के नाम से जाने लगा। अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र का परिचायक था। ये क्या है, रांची देख रहे हैं, वो बड़ा क्षेत्र का परिचायक था। इसके आसपास का भी क्षेत्र को छोटा नागपुर के नाम से ही जाना जाए। लोहरदगा वगैरह हो गया, खुट्टी वगैरह का जो है वो सब छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1765 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक इस क्षेत्र के लिए छोटा नागपुर नाम प्रयुक्त होता रहा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, यानी अंग्रेज का शासन रहा उस समय, यानी मुख्यतः 1765 से 1833 ईस्वी तक इस क्षेत्र को छोटा नागपुर ही कहा जाने लगा। पूरा झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, छोटा नागपुर नाम ही प्रयुक्त रहा। 1834 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया। मतलब एक नया प्रशासनिक इकाई, शासन इकाई गठित किया, उसका नाम दिया दक्षिण पश्चिम, मतलब साउथ, यानी लिखते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट सीमांत, मतलब फ्रंटियर एजेंसी, SWFA का नाम दिया। कौन, अंग्रेज 1834 ईस्वी में SWFA नाम दिया, कहीं लिख दिया SWFA का नाम कौन दिया, तो अंग्रेज ने दिया था। अंग्रेज 1834 ईस्वी में अंग्रेज में इस क्षेत्र को एक नया प्रशासनिक इकाई, यानी शासन के लिए एक नया इकाई गठित किया, उसका नाम दिया SWFA, मतलब दक्षिण पश्चिम सीमांत, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी गठित किया, जिसका मुख्यालय विल्किंसनगंज या बिशुनपुर को बनाया गया। उसका नाम विल्किंसनगंज रखा गया। इसका यानी मुख्यालय, विल्किंसनगंज कौन था, अभी का जो रांची है उसी का नाम विल्किंसनगंज रखा। तब पूछ देगा कि विल्किंसनगंज किसे कहा जाता था, विल्किंसनगंज या बिशुनपुर। ये विल्किंसनगंज या बिशुनपुर ये क्षेत्र है, रांची का क्षेत्र को है विल्किंसनगंज या बिशुनपुर कहा जाता था। ये कब कहा जाने लगा, जब 1834 ईस्वी में अंग्रेज इस क्षेत्र को SWFA नाम दिया। फिर आगे देखते हैं, अब देखते हैं संथाल परगना। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कि संथाल परगना का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, ये जो पूरब का क्षेत्र है ये संथाल परगना का क्षेत्र है। तो संथाल परगना के बाद थोड़ा सा देखते हैं, झारखंड का ही एक भाग है। इसके बाद देखते हैं संथाल परगना झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, ये सबसे दूसरा बड़ा भाग है, यानी छोटा नागपुर के बाद सबसे बड़ा भाग कौन है, संथाल परगना है। यानी सेकंड में दूसरा प्रमंडल ये है
ये बोल सकते हैं। इस क्षेत्र का प्राचीनतम नाम नारीखंड था, नारीखंड है। इस क्षेत्र का, जो अभी रेड लाइन से देख रहे हैं आप, इस क्षेत्र का प्राचीनतम नाम नारीखंड है। बाद में से काकजोल कहा जाने लगा, बाद में से कांकजोल भी कहा जाने लगा, यानी इस क्षेत्र को बाद में कांकजोल भी कहा जाने लगा। आज का संथाल परगना को पहले नारेखंड, उसके बाद कांकजोल कहा जाने लगा। हैंसांग ने संथाल परगना के मुख्य क्षेत्र राजमहल का उल्लेख की, यानी हैंसांग भी जो चिनिया आत्रेय था उसमें इस क्षेत्र का भी उल्लेख किया है। तो राजमहल का उल्लेख चिंग कोई लो के नाम से किया है, यानी कि चिंग कोई लो के नाम से किया है। हैंसांग ने इसका नाम क्या रखा, कि चिंग कोई लो। हैंसांग चीनी यात्री था, उसमें इस क्षेत्र को कि चिंग कोई लो के नाम से उल्लेख किया है। देखो जो संथाल परगना है ये राजमहल के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए राजमहल यहाँ लिखा हुआ है। राजमहल को उल्लेख कि चिंग लो के नाम से किया है, कि चिंग कोई लो। राजमहल नामकरण मध्यकाल में हुआ, राजमहल नामकरण का मध्यकाल में हुआ। इस क्षेत्र का नामकरण राजमहल कब हुआ, तो मध्यकाल में हुआ। संथाल परगना के मुख्य महत्वपूर्ण भाग, जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से शामिल थे, को दामिन योको कहा जाता था। तो संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग, जिसमें राजमहल था, पाकुड़, अब देख रहे हैं पाकुड़, देख पा रहे होंगे आप, पाकुड़ है, ये पाकुड़ का क्षेत्र है ये। और गोड्डा, गोड्डा भी आप देख पा रहे होंगे, पाकुड़ के ऊपर में ही ये गोड्डा है, ये गोड्डा का भाग है, पाकुड़ गोड्डा। दुमका, दुमका ये है, ये दुमका है, के कुछ हिस्से शामिल थे। ये सब हिस्सा को मिला के, मतलब ये सब हिस्सा के कुछ हिस्सा को मिला के दामिनी योग को गठित कर दिया, दामिनी योग को, अर्थात पहाड़ी अंचल, इसको घोषित कर दिया, पहाड़ी अंचल घोषित कर दिया। बस, थैंक यू। आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।